छायावाद के समय ही आगे आने वाले कवियों में कुछ अन्य प्रवृत्तियां उत्पन्न होने लगी और छायावाद के साथ साथ ही एक और धारा इसमें चल रही थी जो राष्ट्रीय एवं सांस्कृतिक धारा के नाम से थी। इस समय सांस्कृतिक एकता का जो स्वर था वो गुंजायमान हो। विवेकानंद जी के द्वारा विश्व विजयी राष्ट्रीय सांस्कृतिक जय घोष जैसे ही मुखरित हुआ तो कई कवि इससे प्रभावित हुए और आगे चलते चलते ये पृष्ठभूमि भी बनी प्रगतिवाद की। मैंने पहले भी आपको कहा था कि कोई भी प्रवृत्ति बहुत दिनों तक स्थिर नहीं रह सकती, उसमें बदलाव आता है और जो उस समय चल रही परिस्थितियां थी उनसे भी मुख नहीं मोड़ा जा सकता था। इसीलिए यथार्थ की ओर भी कवि की दृष्टि पड़ी और कुछ कवि ऐसे हुए जिनकी कविताओं में राष्ट्रीय और सांस्कृतिक भावनाएं व्यक्त होने लगी और ये कवि थे बाल कृष्ण शर्मा, नवीन, जो बड़े क्रांतिकारी कवि माने जाते थे। दूसरे थे माखनलाल चतुर्वेदी और इसी कड़ी में अन्य कवि भी थे। मैं जिक्र करना चाहूँगी कि अरविंद दर्शन विवेकानंद जी से प्रभावित होकर कई कवि स्वतंत्रता संग्राम की ओर में प्रभावशाली भूमिका देने के लिए अपने काव्य के माध्यम से जन जागरण का प्रयास करने लगे। राष्ट्रीय आंदोलनों और घातों प्रतिघातों, दार्शनिक अनुभूतियों, कई तरह के प्रभाव जो है इनसे पड़े। छायावाद में ही ये प्रवृत्तियां उद्बुद्ध हो गई थीं। इनके गीतों में राष्ट्रीयता और प्रगतिवाद का स्पष्ट प्रभाव दृष्टिगोचर होता था। यदि हम देखें तो छायावादी काव्य में कुछ कवि ऐसे थे जो राष्ट्रीय सांस्कृतिक कविता लिख रहे थे। ये थे माखनलाल चतुर्वेदी और बालकृष्ण शर्मा, नवीन। इसके अतिरिक्त इन्होंने रामधारी सिंह दिनकर, उदय शंकर भट्ट, सुभद्रा कुमारी चौहान, उदय भानु हंस और अन्य कवि भी कुछ ऐसे हुए हैं जो इस तरह की कविताओं की रचना कर रहे थे। बालकृष्ण शर्मा, नवीन ने कुमकुम, अलग, कुमकुम, अपलक, रश्मि रेखा, कौसी, विनोबा स्तवन आदि में विभिन्न गीतों की रचना की। व्यक्तिवादी गीत हैं इनके और राष्ट्रीयता के पथ पर अग्रसर दिखाई देते हैं। कुमकुम और रश्मि, कौसी के गीतों में क्रांतीय और विप्लव का स्वर जो है वो ज़्यादा सुनाई देता है। नवीन जी मैथिली शरण गुप्त से प्रभावित थे और बड़े क्रांतिकारी कवि माने जाते थे। प्राणापण नवीन जी के मरणोपरांत प्रकाशित हुआ और ये खंड काव्य है। गणेश शंकर विद्यार्थी के इसमें गणेश शंकर विद्यार्थी के 25 मार्च को 1931 के कानपुर में हुए सांप्रदायिक दंगों के आत्म बलिदान का करुण कथा चर्चित है। तो इस तरह से उस समय के बड़े प्रभावशाली कवि थे बालकृष्ण शर्मा, नवीन और दूसरे थे माखनलाल चतुर्वेदी, जिनकी कविता जो है बहुत प्रसिद्ध है। पुष्प की अभिलाषा जिन्होंने कविता लिखी है, बहुत से ऐसे गीत लिखे उन्होंने जो जन जागृति के थे, जो राष्ट्रीय आंदोलनों के थे।
तो उनमें जो है वो जन जागृति करना चाहते थे। इसी तरह से आधुनिक कवियों में सबसे सजग और संपन्न कलाकार के रूप में रामधारी सिंह दिनकर का भी पदार्पण हुआ और छायावाद की में हास्योन्मुख प्रवृत्तियां दिखाई देने लगी थी। दूसरा, रूस में भी मार्क्सवादी विचारधारा पनपने लगी थी और मार्क्स के विचारों से कवि पर भी प्रभाव पड़ा। रामधारी सिंह दिनकर की कविता में मार्क्स के विचारों का प्रभाव पड़ा और दूसरे राष्ट्रीय कवि के रूप में आगे चलकर इनकी पहचान बनी। रामधारी सिंह दिनकर में राष्ट्रीयता की छाप बहुत अधिक है। इनका कोमल कवि हृदय शोषण से, सामंती शोषण से व्यथित हो गया। कभी तो वो शिव का प्रलयंकारी तांडव उपस्थित करना चाहते हैं तो कभी हिमालय से कहते हैं, कह दे शंकर से आज करें वो प्रलय नृत्य, फिर एक बार सारे भारत में गूंज उठे हर हर बम बम का महोच्चार, ले अंगड़ाई उठ हिले धरा, कर विराट स्वर में निनाद, तू शैल राट हुंकार भरे, फट जाए कुहा भागे बुमा। जो भारत में देशवासियों के ऊपर प्रमाद छाया हुआ है, जो देशवासियों में आलस्य छाया हुआ है, जो अज्ञानता है वो समाप्त हो, वो अपनी आज़ादी की कीमत को पहचाने, ऐसा वो चाहते थे। उनकी कविताओं में ओज की मात्रा बहुत अधिक है। कुरुक्षेत्र उनका प्रबंध काव्य है जिसमें युद्ध की समस्याओं पर उन्होंने चर्चा की है। रेणुका, रसवंती, द्वंद्व, गीत, हुंकार, धूप छां, सामधेनु, बापू, धूप धुआं, इतिहास के आंसू इनकी कविताओं के संग्रह हैं। कुरुक्षेत्र और रश्मिरथी इनके सर्वबद्ध काव्य हैं। इसके अतिरिक्त बालकृष्ण शर्मा, नवीन और इनके अतिरिक्त सुभद्रा कुमारी चौहान एक कवित्री हुई जिन्होंने झांसी की रानी कविता लिखी और ये कविता अमर हो गई। इतिहास की शौर्य गाथाओं के द्वारा ये भारत को जगाना चाहती थी। बहुत कम समय में ये रहीं, पर उन्हें स्वतंत्रता संग्राम की सुमधुर कोकिला कहना ही ज़्यादा समीचीन है। इसके अतिरिक्त उदय भानु हंस जो हैं वो भी इस युग में प्रवृत्त हुए और इन्होंने भी कई काव्य रचनाएं की। उनकी काव्य प्रति काफ़ी व्यापक है। बहुत से मुक्तकों की रचना की, बहुत से गीतों की रचना की, बहुत से रुबाइयों की रचना की और प्रबंध शतायतें, उनकी रुबाइयाँ और मुक्तक अमृत शतक के मुक्तकों के समान प्रबंध शतायतें जान पड़ते हैं। ये कविहंस रुबाईकार सम्राट के रूप में प्रसिद्ध है। इस युग में ही, छायावाद के उत्तर काल में ही प्रगतिवादी विचारधाराएं पनपने लगी। जैसे ही रूस में मार्क्सवाद का उदय हुआ, उसी के साथ साथ हिंदी साहित्य में भी प्रगतिवाद का उदय होना शुरू हुआ और इसके लक्षण हमें निराला और पंत की कविताओं में स्पष्ट दिखाई देते हैं। पंत की युगवाणी, युगांत, ग्राम्या आदि जो रचनाएं हैं, जो बाद की रचनाएं हैं, उन सब में प्रगतिवादी कविता का परिचय हमें मिल जाता है। इसी तरह से
आधुनिक काव्य में भी जहाँ निराला की बात करते हैं तो निराला की जो प्रथम रचनाएं हैं वो तो सभी छायावादी हैं, परंतु जो बाद की रचनाएं हैं वो सब प्रगतिवाद से प्रभावित थी। प्रगतिवादी चेतना उनमें आ रही थी। तो इस तरह से जो पदार्पण है नूतन क्रांति का वो इसी युग में प्रारंभ हो चुका था और शनै शनै उसको परिस्थितियां मिली और लोगों का रुझाव जो है तत्कालीन परिस्थितियों में अधिक हो गया, यथार्थ से जुड़ने लगी कविता और इस यथार्थवादी धारा का आगे चलकर नाम पड़ा प्रगतिवाद, जो साहित्य में, जो राजनीति में मार्क्सवाद के नाम से परिचय मिलता है, जिसका वही धारा आगे चलकर प्रगतिवाद के नाम से अभिहित हुई। मुख्य कवि प्रगतिवाद के रामधारी सिंह दिनकर, रहे, जिन्होंने क्रांति पर, रूढ़ी के विरोध पर बहुत सारी, इसके अतिरिक्त नरेंद्र शर्मा, शिव मंगल सिंह सुमन, केदारनाथ अग्रवाल, नागार्जुन, रांगे राघव, रामदयाल पांडे, त्रिलोचन इत्यादि, शंभुनाथ सिंह रसिक, विद्यापति कोकिल, गिरजा कुमार माथुर, नेमीचंद जैन और भारत भूषण अग्रवाल, गजानन माधव मुक्तिमोद, गोपाल दास नीरज, रामविलास शर्मा आदि भी इस युग के कवि हैं। मैंने आपको बताया कि अंग्रेजी शासन की स्थापना के बाद भारत में व्यापार और उद्योग धंधों का केंद्रीकरण हो चुका था और मजदूर और किसान पर पूंजीपति शोषक लोगों का बहुत प्रभाव। शोषित वर्ग पिसता जा रहा था और जो पूंजीपति लोग हैं वो अपनी पूंजी को बढ़ाए चले गए। ये काम गांवों से लेकर शहरों कारखानों तक, चाहे गांव का मजदूर हो चाहे शहर का मजदूर हो, पूंजीपतियों के हाथ का खिलौना बना। इस समय उनमें निराशा आती जा रही थी, महंगाई और शोषण का चक्र चल पड़ा था। द्वितीय महायुद्ध के बाद विश्व भर में दरिद्रता, महंगाई, वर्गवाद की स्थिति हो गई और ये अत्यंत ही भयावह स्थिति थी और उस समय का जो कवि था, कलाकार था, वो इन स्थितियों से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता और शोषण और दमन चक्र के विरोध में वो अपनी आवाज उठाने के लिए प्रेरित हुआ। केवल निराशा में आत्मनिष्ठ होकर कल्पना में सौंदर्य का विचरण करते हुए उससे नहीं रहा गया। उसने बदलते हुए युग में आवश्यकताओं को देखा और बदलते हुए युग में यदि कविता उस समय की आवश्यकताओं को पूर्ण न कर सके तो वो अजनबी सी लगने लगती। अतः कविता ने करवट ली और युग की अनुभूतियों को अपने में जगह दी और इस तरह से चाहे गद्य का क्षेत्र हो तो प्रेमचंद आदि ऐसे कलाकार थे जो प्रगतिवाद को अपनी कहानी और उपन्यासों में लाए, चाहे पद्य का क्षेत्र हो, काव्य रामधारी सिंह दिनकर, बालकृष्ण शर्मा नवीन ने इसे रास्ता दिया
पंत और निराला की कविताओं में भी इसका प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। अन्य कवियों के बारे में मैंने आपको जिक्र कर दिया है और अगले वीडियो में मैं प्रगतिवाद की प्रवृत्तियों की चर्चा करूंगी। अभी प्रगतिवाद की क्या पृष्ठभूमि बनी और छायावाद का किस तरह से समाप्ति हुई, राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा मुख्य रूप से प्रगतिवाद की पृष्ठभूमि बनी, उस समय की परिस्थितियां, उस समय का शोषण और दमन चक्र प्रगतिवाद के लिए एक भूमि तैयार करने में समर्थ हुआ। इस तरह से प्रगतिवाद का उदय हुआ। जिस तरह से रूस में मार्क्सवाद का उदय हुआ था, उसके साथ साथ ही और वही प्रवृत्तियां हैं प्रगतिवाद की जो मार्क्सवाद के सिद्धांत थे। मार्क्सवाद के सिद्धांतों से ये कविता पूरी तरह से प्रभावित है। लोगों के प्रति जो शोषित हैं उनके प्रति सहानुभूति और शोषणकर्ताओं के प्रति जो वैमनस्य का, नफरत का भाव इस कविता में विशेष रूप से बना और ये स्वर जो है इस सदी 19वीं सदी में मुखर हो उठा और एक कविता जो है वो कल्पना से उतरकर यथार्थ की पथरीली भूमि पर चल पड़ी। दैट्स ऑल। कल जो है आगे की चर्चा करेंगे प्रगतिवाद की प्रमुख